हेलो फ्रेंड्स, माध्यमिक एडमिट 2.0 पर आपका स्वागत है। तो क्लास 10th में आपको हिंदी इंग्लिश साइंस की प्रिपरेशन करवा रही थी। अभी तक आपको रेगुलर हिंदी की वीडियोज मिल रहे थे और इससे आपने देखा भी है आपके एग्जाम में कितना सारा उसमें से इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन मिले थे। अगर आप चाहते हैं कि साइंस में भी आप हिंदी की तरह अपना 100% दें, जितने वीडियो अभी तक मैंने अपलोड किए वो देख लीजिए और अब जो एग्जाम तक मिलेंगे उन्हें आपको जरूर देखना है। 100% आपको डिक्टो वही क्वेश्चन मिलेंगे। इसके बाद में आपको इंग्लिश के मिलेंगे, इंग्लिश के भी आपको सेम यही क्वेश्चन फंस जाएंगे पूरा। तो आपको वीडियो के एंड तक जरूर रहना, बहुत ही कम टाइम में हम पूरा कवर करेंगे। मैंने ओम का नियम, फ्लेमिंग के दाएं बाएं के नियम सारे आप देख लीजिए। केमिस्ट्री में भी बहुत सारे टॉपिक करवा दिए। आपको जो टॉपिक समझ में नहीं आ रहा वो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं, ठीक है, उसको मैं कवर करवा दूंगी। तो हमारे पास से क्वेश्चन कैसे आता है वो आपको प्रॉपर आपको नोट्स जरूर बनाते चलना है, ठीक है। इनका जन्म वगैरह नहीं पूछा जाता, बस इनकी बुक का नाम फिलोसफी जियोलॉजी की इनकी बुक थी और इनके सिद्धांत का नाम, और ये जैव विकास से संबंधित थे। किससे थे? जैव विकास से संबंधित थे। इनका सिद्धांत का नाम था अर्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत। पेपर में पूछा आता है कि अर्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत किसने दिया था? तो लेमार्क ने। अगर प्राकृतिक पूछे ना तो वो डार्विनवाद है। नेक्स्ट टॉपिक में हम डार्विनवाद कवर करेंगे और फिर मेंडल के 3 नियम बहुत पूछे जाते हैं ये। तो अर्जित लक्षण बोल दे या उपार्जित लक्षणों की वंशागति बोल दे, बात एक ही है। ये किसका? लेमार्क का, ठीक है। थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड कैरेक्टर्स, ये इंग्लिश में बोलेंगे। फिर ये सिद्धांत का 4 स्टेप थे इसके, ठीक है, 4 धारणाओं पर आधारित था। 4 कौन कौन से थे वो आप समझ लीजिए फटाफट से। पहली हेडिंग है वातावरण का सीधा प्रभाव, फिर आवश्यकता का प्रभाव, फिर अंगों का उपयोग अनुपयोग, फिर अर्जित लक्षणों की वंशागति, जो कि इन्होंने सिद्धांत दिया था, ठीक है। तो वातावरण का सीधा प्रभाव क्या है? लेमार्क का मानना था कि जीवों के आधार, ठीक है, एवं उनके अंगों को प्रभावित करने पर, जीवों के आधार और उनको अंगों को प्रभावित करने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है? वातावरण की। मतलब वातावरण जैसा मिलेगा उसी तरह से अंग वगैरह विकसित होंगे, ठीक है। जीवों को जैसा वातावरण मिलेगा उस तरह से करेंगे। तो आप ऐसे लिख देना है। और ये पौधों पर प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालते हैं और जंतुओं पर अप्रत्यक्ष रूप से, मतलब ये डायरेक्टली और ये इनडायरेक्टली, ठीक है। उसके बाद सेकंड हेडिंग लेना आवश्यकता का प्रभाव। ये भी सेम इसी तरह था, ठीक है, इसी की तरह। लेमार्क का मानना था कि जीव के स्वभाव और स्वरूप में उत्पन्न हुए परिवर्तन किसकी आवश्यकता पर निर्भर करते हैं? वातावरण की आवश्यकता पर निर्भर करते हैं। जैसे जैसा वातावरण रिक्वायरमेंट करता है उसी तरह से अंगों की उत्पत्ति होती है और आकृति में परिवर्तन होते रहते हैं। ये हो जाएगा। थर्ड देखो कितना ईजी, अंगों का उपयोग अनुपयोग। लेमार्क ने बोला था कि जो जीवधारी जिस अंग का ज़्यादा प्रयोग करेगा, अधिक से अधिक उपयोग करेगा, वो अंग तो विकसित हो जाएगा, और जिस अंग का उपयोग कम करेगा वो धीरे धीरे गायब हो जाएगा। विलुप्त मतलब गायब, और एक अवशेषी अंग के रूप में बन जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। सिंपल सा आप लिख देना, जिस अंग का आप ज़्यादा उपयोग करेंगे वो अधिक विकसित होता है, हो जाएगा, जिस अंग का कम करेंगे वो धीरे धीरे गायब हो जाएगा। फिर आपका आएगा अर्जित लक्षणों की वंशागति, ठीक है। जीवधारी के अंगों के उपयोग अनुपयोग के कारण, जो भी उपयोग करते हैं हम उपयोग करते हैं, उसके कारण जो परिवर्तन आ जाते हैं ना, वो पीढ़ी दर पीढ़ी संतानों में पहुंचते हैं। इन्हीं परिवर्तनों को अर्जित लक्षणों की वंशागति या अर्जित लक्षण कहते हैं, ठीक है। कैसे कि जीवधारियों ने अंगों का उपयोग अनुपयोग किया, उनसे वो लक्षण उनके बच्चों में गए, बच्चों से फिर उनके बच्चों में गए, इस तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी ये ट्रांसफर होते रहते हैं और अर्जित हो जाते लक्षण। इसी को अर्जित लक्षणों की वंशागति कहा जाता है। उसके बाद लेमार्कवाद ने जो अपने प्रमाण दिए थे, किस किस पे दिए थे पेपर में आता है, एक तो जिराफ पे दिए थे, एक सर्पों पे दिए थे। जिराफ में क्या बोला गया था? इन्होंने बोला था कि जिराफ की गर्दन और अग्रपाद मतलब आगे के पैर की लंबाई, ठीक है, में वृद्धि के संबंध में लेमार्क मानते थे कि जिराफ के जो पूर्वज थे पहले घास के मैदानों पर रहते थे, वहाँ पे उनकी गर्दन नॉर्मल थी, पैर आगे के और पीछे के दोनों बराबर थे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे भोजन की उपलब्धता पर्याप्त मात्रा में थी, ठीक है। आप समझ सकते हैं, देखो डायग्राम के थ्रू। पहले नॉर्मल जिराफ, इनकी गर्दन पैर सब लंबे थे। फिर एक टाइम ऐसा आया कि इनके भोजन जो खत्म होता गया, तो दूसरी जगह पर जब इनके पूर्वज गए तो वहाँ पर केवल वृक्ष ही वृक्ष थे। तो वृक्ष की पत्तियों को खाने के लिए इन्होंने अपनी गर्दन और पैर को उचकाना शुरू कर दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है इसी भाषा में, देखो बार बार खींचना, उचकाना, उचकाने के प्रयास में, ठीक है। क्योंकि वृक्ष की पत्तियाँ ऊंची होती हैं, इतने पेड़ थे तो इतना किया, फिर और ऊंचे पेड़ हुए तो और ऊंचा करते गए, तो एक टाइम इस टाइम से इतने ऊंचे पे इनके आगे के पैर भी खींचने की वजह से लंबे हो गए थे और गर्दन भी लंबी होती गई। तो आधुनिक जो जिराफ है वो इसी तरह से हैं, लंबी गर्दन वाले, ये इनका मानना था। सांपों के बारे में उन्होंने क्या बोला था कि सांपों के पहले पैर होते थे, जब ये बिल में जाते थे तो इनके पैरों की वजह से प्रॉब्लम होती थी, मतलब जाने में बिल के अंदर, ठीक है।
तो इन्होंने बोला कि सांपों के जो पूर्वज थे उन्होंने धीरे धीरे पैरों का यूज करना बंद कर दिया, तो एक टाइम ऐसा आया कि उनके पैर गायब हो गए। जैसा कि उन्होंने बोला था कि जिस अंग का प्रयोग करेंगे वो विकसित होगा, जिसका हम नहीं करेंगे वो धीरे धीरे गायब हो जाएगा। इस तरह से सांपों के जो पैर थे वो गायब हो गए। तो यही इन्होंने बोला था। पेपर में से आएगा किस किस पे प्रयोग किए थे, जिराफ और सर्पों पे किए थे। 4 इनके सिद्धांत हैं। बुक का नाम आपको याद कर लेना, इस तरह से आपका हो जाता है पूरा कंप्लीट। तो वीडियो कैसा लगा अपना फीडबैक जरूर दें, और जितना हो सके वीडियो को शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करके आपको बेल आइकन प्रेस जरूर करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।